Hello, friends, and welcome to the Exams Made Simple. And we are back again with the Hindu Complete Newspaper Analysis for 1st, 2nd, and 3rd of August. 1, 2 और 3 अगस्त का 1 और 2 का मिस हो गया था, तो आज 3 का है, तो मैं दोनों का कवर करूंगा, न्यूज़पेपर के साथ कवर करूंगा। ऐसा नहीं कि शॉर्टकट में निपटाऊंगा, पूरा पेपर एनालिसिस आपको बताऊंगा, जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स रह गए थे, ठीक है ना। तो सबसे पहले आज के न्यूज़पेपर से हम शुरू करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि प्लीज़ डू लाइक इट, डू शेयर इट अमंग योर फ्रेंड्स एज वेल, और बेल आइकॉन प्रेस कर देना आप लोग अगर नहीं किए हो तो क्योंकि अब नोटिफिकेशन नहीं आते हैं, तो अगर मान लो उसको 1-2 दिन का मिस होता है तो फिर वो नहीं जा पाएगा, ठीक है ना। तो प्लीज़ डू दैट फ्रॉम योर एंड। सबसे पहले तो आज के सवालों के साथ स्टार्ट करेंगे। अच्छे सवाल हैं, छोटे सवाल हैं, लेकिन खोटे सवाल हैं, जैसा कि कहना चाहिए। पहला सवाल है, ऑपरेशन सिंधु इवैक्यूएटेड इंडियन नेशनल्स फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। आपको बताना है कि ऑपरेशन सिंधु ने कौन सी कंट्री से इवैक्यूएट किया था। ये इट्स अ सिंपल क्वेश्चन, पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है। इसका आंसर आप लोग करेंगे, बाकी सवालों के जवाब मैं आपको दूंगा, क्योंकि ये सिंपल आप बता भी सकते हैं और सर्च भी कर सकते हैं अगर नहीं बनता तो टू डू दैट फ्रॉम योर एंड। दूसरा सवाल आज बहुत इंपॉर्टेंट है। आज यानी 3 अगस्त 2025 को बैंक्स खुले हैं, संडे का दिन है लेकिन बैंक्स खुले हैं। क्वेश्चन है क्यों खुले हैं। ऑप्शंस आर क्वार्टरली ऑडिट है, पीएम किसान का डिसबर्समेंट करना है, टैक्स फाइलिंग की डेडलाइन है, या आरबीआई इंस्पेक्शन है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द रीजंस व्हाई बैंक ब्रांचेस विल ओपन ऑन 3 अगस्त 2025। द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज बी, पीएम किसान के डिसबर्समेंट के लिए। इसी कारण काफ़ी इशू भी हो रहा है, बैंक एम्प्लॉयज़ और जो यूनियन है उनके कारण उनको बहुत ज़्यादा नुकसान, उनको बहुत ज़्यादा गंदा भी लग रहा है, क्योंकि ऑफिस जाते हैं, कौन आना चाहता है संडे के दिन ऑफिस। सेकंड है, यहाँ पे क्वेश्चन है, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोजेक्ट्स आर इसरो एंड एनआईओटी, जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन है, वो और इसरो किस प्रोजेक्ट के लिए कोलैबोरेट कर रहे हैं फॉर मत्स्य 6000, है ना। एक डेवलप करेंगे डीप सी सबमर्सिबल जिसका नाम है मत्स्य 6000। द करेक्ट ऑप्शंस आपके सामने हैं, गगनयान, समुद्रयान, चंद्रयान, स्पेस एक्सप्लोरेशन मिशन। बहुत ही आसान सवाल है, कॉमन सेंस से आप आंसर दे सकते हैं। द करेक्ट आंसर इज समुद्रयान, बी समुद्रयान इज द आंसर, ठीक है ना। वेयर वर द 38th नेशनल गेम्स ऑफ इंडिया होस्टेड इन अर्ली 2025। फरवरी के आसपास हुए थे नेशनल गेम्स। आपको बताना है कौन सा होस्ट स्टेट था। ऑप्शन आर उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, कर्नाटका। 38th नेशनल गेम्स हुए थे 2025 में। द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज बी, उत्तराखंड, है ना। देहरादून वाला रीजन यहाँ सब हुए थे ना, तो करेक्ट आंसर इज उत्तराखंड, बी। एक सवाल आपके लिए छोड़ा है मैंने, ऑपरेशन सिंधु इवैक्यूएटेड इंडियन नेशनल्स फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। बहुत ही आसान सवाल है, पढ़ाया हुआ सवाल है, आप लोग आंसर कर पाएंगे। मूव करते हैं आज के न्यूज़पेपर एनालिसिस की तरफ। सबसे पहले तो आज का पेपर देखते हैं, जो 3 अगस्त का पेपर है, फिर 2 अगस्त, और उसके बाद जो भी न्यूज़ आर्टिकल 1 तारीख के हैं वो सारे मैं आपको डिस्कस करके बताऊंगा। तो पहले पेज में आज कोई ऐसी खास न्यूज़ नहीं है, सेकंड पेज में ज़रूर न्यूज़ है। ये न्यूज़ है रिगार्डिंग द सेमी क्रायोजेनिक स्टेज, एंड इसरो ने टारगेट किया है 2027 को फॉर द लॉन्च ऑफ LVM-3 सेमी क्रायोजेनिक स्टेज। नाउ व्हाट इज दिस, क्या डिटेल्स हैं इसकी, मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा। तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने एम किया है 2027 को फॉर द लॉन्च ऑफ इट्स फर्स्ट LVM-3 लॉन्च व्हीकल, इट्स फर्स्ट LVM-3 लॉन्च व्हीकल इक्विप्ड विद अ सेमी क्रायोजेनिक प्रपोल्शन स्टेज। तो अब देखो LVM-3 तो है हमारे पास, लेकिन इसमें सेमी क्रायोजेनिक स्टेज नहीं है, ठीक है ना। अभी जो स्टेज यूज हो रही है 4th में, वो हो रही है लिक्विड स्टेज, ठीक है ना। तो राइट नाउ द लिक्विड प्रोपेलेंट स्टेज इज बीइंग यूज्ड, बट यहाँ पे हम सेमी क्रायोजेनिक प्रपोल्शन स्टेज यूज करेंगे, ठीक है ना। इसरो के चेयरपर्सन कौन है, तो वी नारायणन इज द चेयरपर्सन इसरो के, ठीक है। एंड LVM-3 को पहले GSLV Mark 3 बोलते थे, है ना। द 3 स्टेज LVM-3 हैड इट्स फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल फ्लाइट इन दिसंबर। इसमें 3 स्टेज होते हैं, याद रखिएगा। LVM-3 में 3 स्टेज होते हैं, याद रखिएगा। देयर आर 3 स्टेजेस, एंड 3 स्टेज LVM-3 हैज हैड इट्स फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल फ्लाइट इन दिसंबर 2014, एंड इट इज इसरोज मोस्ट पावरफुल रॉकेट टू डेट। अभी तक का ये सबसे पावरफुल रॉकेट है इसरो का, LVM-3। पहले इसको GSLV Mk3 बोलते थे, ठीक है ना। अब जो सेमी क्रायोजेनिक स्टेज है, इट इज डिजाइंड टू इनहांस द पेलोड कैपेसिटी। ये इसकी पेलोड कैपेसिटी का मतलब होता है कि कितना वेट ये कैरी कर सकता है, उसको और बढ़ा देगा। सेमी क्रायोजेनिक विल इंक्रीज द पेलोड कैपेसिटी, ठीक है ना। करंटली ये कैपेबल है टू लिफ्ट अप टू 4200 किलोग्राम पेलोड। याद रखिएगा, अभी ये 4200 किलोग्राम पेलोड तक ले जा सकता है इन द जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट, यानी GTO ऑर्बिट जो है हमारा, जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट, 36,000 किलोमीटर के आसपास, वहाँ तक ले जा सकता है।
जैसे ही हम इसको क्रायोजेनिक सेमी क्रायोजेनिक स्टेज से फिट कर देंगे तो इसकी जो कैपेबिलिटी है पेलोड की वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे जो स्टेज है वो कौन सी स्टेज है मैं आपको बता दूँ, L110 कोर स्टेज जिसे बोलते हैं, उसमें अभी लिक्विड प्रोपेलेंट का यूज़ किया जाता है, ठीक है। L110 कोर स्टेज, इसमें लिक्विड प्रोपेलेंट का यूज़ किया जाता है। इट विल बी रिप्लेस्ड बाय अ सेमी क्रायोजेनिक स्टेज। इसको रिप्लेस करेगा कौन सा स्टेज, सेमी क्रायोजेनिक स्टेज। सेमी क्रायोजेनिक में हम क्या यूज़ करते हैं, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ रिफाइंड कैरोसिन एंड लिक्विड ऑक्सीजन। रिफाइंड कैरोसिन एंड लिक्विड ऑक्सीजन का हम यूज़ करेंगे, LOX लिक्विड ऑक्सीजन का यूज़ करेंगे, रिफाइंड कैरोसिन एंड लिक्विड ऑक्सीजन का, ठीक है। एंड दिस प्रोपेलेंट विल इंक्रीज द जो इसका पूरा कहना चाहिए कि पावर है उसको बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर देगा। एंड इट विल ऑल्सो नॉट ओनली इंक्रीज द पावर बल्कि थ्रस्ट भी काफ़ी इंक्रीज करेगा। थ्रस्ट इंक्रीज करेगा तभी तो पेलोड ज़्यादा आप ले जा सकते हैं, ठीक है ना। तो देखो लिखा भी है नॉमिनल थ्रस्ट जो 80 टन का मिलता है वो सेमी क्रायोजेनिक इंजन में 200 टन का मिलेगा। तो आप सोच सकते हैं कि कितना ज़्यादा ये इंक्रीज कर देगा। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दिस। 3 स्टेज LVM3 याद रखिएगा। अच्छा, PSLV कितने स्टेज का होता है, तो अगर PSLV का कोई अगर आपसे पूछे तो PSLV 4 स्टेज होता है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा PSLV 4 स्टेज। अगला जो टॉपिक है आज के न्यूज़पेपर में है ऑपरेशन महादेव के रिगार्डिंग। तो ऑपरेशन महादेव अभी याद रखिएगा किसके लिए यूज़ किया गया था, फॉर इनकाउंटरिंग दोज टेररिस्ट हु वर इन्वॉल्व इन द पहलगाम अटैक। तो पहलगाम अटैक में जो टेररिस्ट इन्वॉल्व थे उनके इनकाउंटर के लिए जो ऑपरेशन हुआ, उनको रिमूवल के लिए जो ऑपरेशन हुआ उसको हम ऑपरेशन महादेव बोलते हैं। आप सबको पता है कि पहलगांव का जो बैसारन मेडो था, बैसारन मेडो, वहाँ पर ये अटैक किया गया था, है ना। बहुत ही ज़्यादा अनफॉर्चुनेट इवेंट था जो कि सिविलियंस के ऊपर अटैक हुआ, बहुत ही गलत हुआ। तो ऑपरेशन महादेव से उनको रिमूव किया गया है। सो दैट इज़ व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। आगे मूव करते देखते और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल है जिनके बारे में हमको डिस्कस करना है। यू कैन मूव हेड विद मी। महानदी वाटर रो के बारे में है कि उड़ीसा और छत्तीसगढ़ जो है वो एमिकेबली यानी कि आपस में बैठ करके अब ये महानदी वाटर डिस्प्यूट को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि एक जो इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल बना है उसके बारे में। तो इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट्स ट्रिब्यूनल जो होता है क्वासी जुडिशियल बॉडी होती है जो कि स्टैब्लिश की जाती है टू रिजॉल्व डिस्प्यूट्स बिटवीन द स्टेट्स रिगार्डिंग द शेयरिंग ऑफ वाटर फ्रॉम रिवर्स दैट फ्लो थ्रू द मल्टीपल स्टेट्स। ऐसी नदियाँ जो मल्टीपल स्टेट से बहती हैं वहाँ पर अगर कोई डिस्प्यूट आता है तो उसको सॉल्व करने के लिए इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल बनाया जाता है, ठीक है। पहली चीज़ तो याद रखना है ये क्वासी जुडिशियल बॉडी होती है, ये भी आपको याद रखना है। अब ये ट्रिब्यूनल बनाते कैसे हैं, तो ये बनाते हैं एक एक्ट के थ्रू, जो एक्ट था इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट्स एक्ट ऑफ 1956। याद रखिएगा इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट एक्ट 1956 था, उसके अंतर्गत फिर ये ट्रिब्यूनल बनाया जाता है। इस ट्रिब्यूनल का जो डिसीजन होता है ये फाइनल और बाइंडिंग होता है ऑन द की पार्टिसिपेटिंग स्टेट्स। बहुत सारे रिवर स्टेट्स ट्रिब्यूनल बनाए गए हैं जैसे कि महादाई है ना, महादाई वाटर ट्रिब्यूनल भी बनाया गया है, महानदी का बनाया गया है। तो ऑल दिस थिंग्स आर देयर। ट्रिब्यूनल का जो चेयरपर्सन होता है और दूसरे मेंबर जो होते हैं उसमें चेयरपर्सन जो होता है सिटिंग रिटायर्ड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट होते हैं, ठीक है ना, और टेक्निकल एक्सपर्ट्स भी रहते हैं, ठीक है। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। एंड ट्रिब्यूनल का डिसीजन इज फाइनल एंड बाइंडिंग ऑन द कंसर्न स्टेट एंड कैन नॉट बी चैलेंज्ड इन एनी अदर कोर्ट इंक्लूडिंग द सुप्रीम कोर्ट एक्सेप्ट ऑन द ग्राउंड ऑफ प्रोसीजरल इरेगुलरिटीज। मतलब कि ये डिसीजन और कहीं पे भी चैलेंज नहीं किया जा सकता, नॉट इवन इन द सुप्रीम कोर्ट। अब आप सोच सकते हो कि ट्रिब्यूनल का डिसीजन सुप्रीम कोर्ट में भी चैलेंज नहीं किया जा सकता एक्सेप्ट ऑन द ग्राउंड ऑफ प्रोसीजरल इरेगुलरिटीज। केवल और केवल प्रोसीजरल इरेगुलरिटीज के लिए आप चैलेंज कर सकते हो, ठीक है ना। अब चूंकि इस न्यूज़ में महानदी के बारे में है तो महानदी की मैं आपको ट्रिब्यूटरीज जरूर बताना चाहूँगा। महानदी नदी का ओरिजिन जो होता है वो हाईलैंड्स ऑफ दंडकारण्य रीजन जो छत्तीसगढ़ में है वहाँ पे होता है। एंड इट्स सोर्स इज लोकेटेड एट अबाउट 442 मीटर नियर द विलेज ऑफ फारसिया इन द रायपुर डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, दंडकारण्य रीजन। एंड कोर्स अगर महानदी रिवर सिस्टम की बात करें तो महानदी रिवर जो बेसिन है स्पैन्स द स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ एंड उड़ीसा एंड विद स्मॉल पोर्शंस एक्सटेंडिंग इनटू झारखंड, महाराष्ट्र एंड मध्य प्रदेश। लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज जो है महानदी रिवर की वो है शिवनाथ, हसदेव,
मांड और इब, शिवनाथ, हसदेव, मांड एंड इब। एंड राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज जो है महानदी की वो है ओंग, तेल एंड जोंक, ओंग, तेल एंड जोंक, ठीक है। तो प्लीज मेक श्योर यू रिमेंबर दीज ट्रिब्यूटरीज एज वेल, दिस इज इंपॉर्टेंट। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट है। ये कोंकण में एक मतलब ये महाराष्ट्र रीजन में एक रेस होती है जिसको जो कि बेसिकली एक प्लोइंग रेस होती है। इसमें जो बैल रहते हैं ना, बैल जो प्लो करते हैं उनको पूरा पहना वहना के रेस कराई जाती है। इसको बोलते हैं नानगरनी स्पर्धा, याद रखिएगा, नानगरनी स्पर्धा। अगर आपसे कोई पूछे नानगरनी स्पर्धा तो दिस इज द न्यूज़, है ना, ये न्यूज़ थी। NAA नानगरनी GARNI, नानगरनी स्पर्धा इस मीन्स प्रतियोगिता, इट्स अ कॉम्पिटिशन। नानगरनी इज बेसिकली अ ट्रेडिशनल प्लोइंग रेस होते हैं इसको, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, होप यू गॉट क्लैरिटी, इस तरीके से कुछ होती है। अगली न्यूज़ है, देखो यहाँ पे, वाई इज द यूकेज स्टैंड ऑन पैलेस्टीन सिग्निफिकेंट। देखो यूके ने स्टैंड क्या लिया, अभी यूके ने रिसेंटली ये स्टैंड लिया है कि दे विल रिकॉग्नाइज पैलेस्टीन, है ना, दे विल रिकॉग्नाइज पैलेस्टीन। अभी किया नहीं लेकिन बोल रहे हैं कि हम रिकॉग्नाइज कर लेंगे, किसको रिकॉग्नाइज करेंगे, पैलेस्टीन को। अब क्यों इनका स्टैंड इंपॉर्टेंट है, इनका स्टैंड इसलिए इंपॉर्टेंट क्योंकि पूरा रायता फैलाया ही इन्हीं लोगों का है, ठीक है ना, ब्रिटेन का। तो इसमें दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है इस न्यूज़ आर्टिकल में जो मैं आपको बताऊंगा। एक है 1917 का बेल्फोर डिक्लेरेशन, 1917 का बेल्फोर डिक्लेरेशन, जिसमें ब्रिटेन ने ये कहा था कि जायनिस्ट जो डिमांड है, यानी कि जो ज्यूस लोगों की डिमांड है, वो पैलेस्टीन में एक होमलैंड बनना चाहिए। तो ज्यूस होमलैंड इन पैलेस्टीन का जो सबसे पहला जो कहना चाहिए ना एक्सेप्टेंस है, वो ब्रिटेन ने बेल्फोर डिक्लेरेशन 1917 में दिया था, ठीक है ना, कि ज्यूस का एक होमलैंड पैलेस्टीन में होना चाहिए। दिस इज व्हाट दे सेड इन 1917 बेल्फोर डिक्लेरेशन, ठीक है। मेक श्योर रिमेंबर दैट। बेल्फोर डिक्लेरेशन लाया कौन था, इशू किया था सर आर्थर बेल्फोर ने, सर्वर हटाओ यार, आर्थर बेल्फोर ने किया था, ब्रिटिश फॉरेन सेक्रेटरी था ये। और इसने ही कहा था कि भैया एक पैलेस्टीनियन रीजन में एक ज्यूश होमलैंड होना चाहिए, ठीक है। दिस इज़ व्हाट दे सेड। इसके अलावा एक और चीज़ बता दें कि ये बहुत दोगले इंसान थे ब्रिटेन वाले जो थे। तो ब्रिटेन वाले क्या बोलते थे कि वो कह रहे थे कि हम हाँ अरब्स को भी हेल्प करें, मतलब एक तरफ से बोलते थे हम अरब्स को भी हेल्प करेंगे और एक तरफ बोलते थे हम ये भी करेंगे। अरब्स को हेल्प करेंगे बोल रहे थे, लेकिन इन्होंने फ्रांस के साथ मिलकर के पहले ही ऑटोमन एम्पायर की टेरिटरीज को डिवाइड कर लिया था आपस में। इसको बोलते हैं साइक्स पिकॉट, याद रखिएगा, साइक्स पिकॉट एग्रीमेंट जो लिखा हुआ ना SYKES पिकॉट, साइक्स पिकॉट एग्रीमेंट में ब्रिटेन और फ्रांस ने मिलकर के पहले ही ऑटोमन लैंड को डिवाइड कर लिया था, ठीक है ना, वॉर के पहले ही, मतलब कि वॉर खत्म होगा तो हम ऐसे से डिवाइड कर लेंगे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम में। तो साइक्स पिकॉट एग्रीमेंट भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये बहुत दोगले लोग हुआ करते थे और इसीलिए ये इंपॉर्टेंट भी है कि अभी जो इन्होंने स्टैंड चेंज किया है, ठीक है। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। अच्छी न्यूज़ आर्टिकल है ये। आगे देखते हैं यहाँ पे, वर्ल्ड्स हाईएस्ट बर्ड डेथ रेट एट थार डेजर्ट वाइल्ड फार्म्स। अब यहाँ पे बात चल रही है जो विंड कैपेसिटी है वो तो हमने बढ़ा ली है ना, वी हैव इंक्रीज द विंड कैपेसिटी। इंडिया एडेड नियरली 3.5 गीगावाट टू द विंड सेक्टर, 82% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ ये है देखने को मिली है। कैपेसिटी हमने काफ़ी, टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी 51.3 गीगावाट कर ली है ना, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ विंड एनर्जी जो है। एंड इंडिया का जो ग्रॉस विंड पावर पोटेंशियल है वो 1163.9 गीगावाट है। एंड विंड पावर पोटेंशियल जो है, सॉरी पोटेंशियल है ये, है ना, ये पोटेंशियल है। हाँ, तो यहाँ बात चल रही, रिसर्चर्स ने कहा कि भाई जो विंड टर्बाइंस हैं उसका काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट पड़ रहा है फौना पे, स्पेशली जो पर्टिकुलर जो बर्ड्स हैं, ठीक है ना। देखो लिखा भी है, मोर्टेलिटी रेट एट विंड फार्म्स आर द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड इन इंडियाज थार डेजर्ट। भारत का जो थार डेजर्ट रीजन है पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा बर्ड्स की डेथ हो रही है बिकॉज ऑफ द विंड फार्म्स एंड ऑल, ठीक है। तो दिस इज व्हाट यू कैन रिमेंबर। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। आगे देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल है। बांग्लादेश इंटरिम गवर्नमेंट टू अनवील जुलाई डिक्लेरेशन ऑन August 5। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ो, ये आप याद करोगे फालतू, आपको एक फैक्ट याद करना पड़ेगा लेकिन काम का नहीं रहेगा, ठीक है ना। ओके, सो नाउ दिस वाज द 3rd August पार्ट। 2nd August वाले पार्ट पे आते हैं, देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल है ऑन द 2nd August, ठीक है। तो जस्ट वेट फॉर, ओके,
बिहार ड्राफ्ट पोल रोल स्लैशेस वोटर्स बाय 65 लाख। तो यहाँ पे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो किया है वोटर लिस्ट का, उसमें जो नंबर्स हैं मोस्ट ऑफ द मिसिंग वोटर्स वो लगभग 65 लाख के आसपास आए, मतलब 65 लाख वोटर कम कर दिए गए हैं, ठीक है ना। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का कहना है कि मोस्ट ऑफ दीज वोटर्स हैव आइदर डाइड और दे हैव रजिस्टर्ड इन 2 लोकेशन और दे हैव परमानेंटली माइग्रेटेड आउट ऑफ बिहार और दे आर अनट्रेसेबल। तो ये 4 रीजंस हैं, मरना या रजिस्टर्ड इन 2 लोकेशंस या परमानेंटली माइग्रेटेड या अनट्रेसेबल है। तो ये 4 रीजंस के कारण ये 65 लाख कम नंबर है, तो काफ़ी बड़ा नंबर है। देखते हैं सुप्रीम कोर्ट इसमें क्या करता है। ट्रम्प अनवील सी ऑफ न्यू लोकेशन टैरिफ्स ऑन मेनली 70 नेशंस, कनाडा फेसेस प्यूनिटिव लेवी। तो कनाडा के ऊपर तो और ज़्यादा लेवी लगा दिया, आई थिंक 35% का लगा दिया है। डोनाल्ड ट्रम्प का तो यार डोनाल्ड ट्रम्प ही जाने, अब उसके बारे में कोई कमेंट करना बुद्धिमानी नहीं होगी। यहाँ देखो लिखा है पोर्ट्स अडॉप्टिंग सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस से सोनोवाल। तो यहाँ पे बात चल रही है वीओ चिदम्बरनार पोर्ट अथॉरिटी के बारे में, जो कि आपका टुटिकोरिन पोर्ट, पहले जो टुटिकोरिन पोर्ट हुआ करता था ना, पहले जिसको हम बोलते थे या टुटिकोरिन बोलते थे, टुटिकोरिन पोर्ट, उसी को वीओसी बोलते हैं पोर्ट अथॉरिटी। तो इसके बारे में कहा गया है कि इट इज़ द कंट्रीज आई थिंक कंट्रीज फर्स्ट पोर्ट है ना। Thoothukudi has become the first Indian port to successfully produce green hydrogen and achieve over 1 megawatt of rooftop power generation. तो Thoothukudi is nothing but Tuticorin या फिर वीओ चिदम्बरनार जिसको बोल रहे हैं। तो Thoothukudi has become the first Indian port to successfully produce green hydrogen and achieve over 1 megawatt of rooftop power generation. तो ये आप याद रख सकते हैं पावर सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस के रिगार्डिंग, ठीक है ना। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। आगे मूव करते हैं। सुप्रीम कोर्ट लेट्स विड्रॉल ऑफ प्ली टू ब्रिंग पार्टीज अंडर द पॉश एक्ट। पॉश एक्ट क्या है देख लो बस। प्रिवेंशन ये आपका है सेक्सुअल हैरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस, प्रिवेंशन प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल एक्ट 2013, या फिर इसी को पॉश एक्ट बोलते हैं, याद रखिएगा। सो सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ किया है पिटिशनर टू विड्रॉ हर प्ली चैलेंजिंग द एक्सक्लूजन ऑफ वुमेन पॉलिटिकल वर्कर्स फ्रॉम द एम्बिट ऑफ protection under the sexual harassment of women at workplace, प्रिवेंशन प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल एक्ट 2013 और पोस्ट पॉश एक्ट। हालांकि एक बहुत बड़ा इशू ये भी उठता है इससे, ये क्या पॉलिटिकल विमेन जो हैं, जो पॉलिटिक्स में विमेन इन्वॉल्व हैं, वो पॉश एक्ट के अंदर कवर होनी चाहिए कि नहीं। तो दिस इज द बिग क्वेश्चन विच शुड कम इन योर माइंड। आई होप यू विल बी एबल टू आंसर। प्लीज़ डू दैट, कमेंट सेक्शन में बताना। यार नेशनल अवार्ड्स ने पूरा दिमाग ख़राब कर दिया। मैंने जैसे ही देखा ना इस बेवकूफ़ आदमी को, क्या बोलूँ, मैं बताऊँगा नहीं किसको मैंने बेवकूफ़ बोला, अदरवाइज लोग मेरे ऊपर भी लगा देंगे। यहाँ पे देख लेते हैं रिपोर्ट ऑन फेलियर एनालिसिस ऑफ PSLV C61 EOS 09 मिशन टू बी सबमिटेड टू PM सून। यहाँ पे एक्चुअली एक मिशन जो हमारा फेल हुआ था जिसको हम बोलते हैं PSLV C61, उसमें सैटेलाइट गई थी EOS 09, ठीक है, मई में ये हुआ था। तो ये मिशन चूँकि फेल हो गया था, इस कारण से इसरो अभी इसकी रिपोर्ट सबमिट करने वाला। तो याद रहेगा PSLV C61 जिसमें EOS 09 सैटेलाइट गई थी वो फेल हुआ था। द मिशन ऑब्जेक्टिव वॉज टू प्लेस द EOS 09 सैटेलाइट इन सन सिंक्रोनस ऑर्बिट एंड द मिशन फेल्ड टू अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव कॉजिंग एन अनयूजुअल सेटबैक फॉर द स्पेस एजेंसी PSL, स्पेशली जो PSLV हमारा, क्योंकि वो जानते हो ना PSLV को क्या बोलते हैं, मैं लिखा है यहाँ पे पूरा। PSLV जो है इट्स अ 3rd जनरेशन लॉन्च व्हीकल ऑफ इंडिया। PSLV इंडिया का 3rd जनरेशन लॉन्च व्हीकल है। इट इज़ द फर्स्ट इंडियन लॉन्च व्हीकल टू बी इक्विप्ड विद लिक्विड स्टेजेस। ये पहला लॉन्च व्हीकल था जिसको इक्विप्ड किया गया था लिक्विड स्टेजेस के साथ। पहली सक्सेसफुल लॉन्च हुई थी 1994 में, याद रखेगा PSLV की पहली सक्सेसफुल लॉन्च हुई थी 1994 में। एंड इट इज़ द वर्सटाइल वर्क हॉर्स लॉन्च व्हीकल ऑफ इंडिया, इसको वर्क हॉर्स लॉन्च व्हीकल बोलते हैं इंडिया का। इसके अलावा सक्सेसफुली लॉन्च इसने चंद्रयान 1 2008 में, मार्स ऑर्बिटर मिशन 2013 में वो भी PSLV से ही किया गया था। चंद्रयान 1 एंड मॉम जो मिशन थे वो PSLV के बहुत बड़े फेदर्स हैं। इसके अलावा PSLV C48 जो था उसने 50th लॉन्च किया था PSLV का, PSLV C48 बोलते हैं उसको, ठीक है, वो 50th लॉन्च था, ठीक है, याद रखेगा। और इसके साथ एक और न्यूज़ थी ना, वो भी देखनी है, रुको वेट। इसरो गियरिंग अप फॉर नेक्स्ट US
कोलैबोरेशन विद ब्लू वर्ल्ड कम्युनिकेशन सैटेलाइट। हाँ, तो अब याद रखिएगा, इसरो जो है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ये इट इज़ होपिंग टू लॉन्च द ब्लॉक 2 ब्लू बर्ड कम्युनिकेशन सैटेलाइट, जिसको डेवलप किया यूएस बेस्ड AST स्पेस मोबाइल ने इन 3 और 4 मंथ। तो याद रखिएगा, ब्लॉक 2 ब्लू बर्ड कम्युनिकेशन सैटेलाइट, ब्लॉक 2 ब्लू बर्ड कम्युनिकेशन सैटेलाइट, ये भी एक इंडिया US का कोलैबोरेशन होगा एंड 3 से 4 महीने के अंदर हो सकता है। AST स्पेस मोबाइल ने बनाया है इसको, सैटेलाइट को। एंड ये निसार के बाद, निसार यानी कि नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रेडार के बाद दूसरा कोलैबोरेशन रहेगा इंडिया और US का, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ब्लूबर्ड सैटेलाइट क्या होगा? इट विल बी लॉन्च फ्रॉम सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा, LVM-3 से लॉन्च किया जाएगा, विच इज़ इंडियाज़ हेफ्थीएस्ट लॉन्च व्हीकल। एंड पहले इसको GSLV Mark 3 बोलते थे, तभी मैंने आपको सब बताया ही है, कल भी ये आया था। ब्लूबर्ड सैटेलाइट जो रहेगा उसका वेट 6500 किलोग्राम्स रहेगा, एक्सपेक्टेड टू अराइव इन इंडिया इन सितंबर एंड वर्क इज ऑन प्रोग्रेस फॉर ऑन द मिशन लॉन्च व्हीकल एज वेल, जिसको मैंने आपको बताया सेमी क्रायोजेनिक और ये सारी चीज़ें करेंगे। हालांकि इसके लिए नहीं करेंगे, लेकिन वो भी करेंगे ताकि और वेट वाली सैटेलाइट्स को ले जा सके। ठीक है। द फैक्ट इज मैनग्रूव्स टू ड्राइव बिजनेस, यहाँ पे बात चल रही है जो है वो, देखते हैं इसको, मैंने शायद नोट्स में लिखा हुआ है, निगलेक्ट एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ मैनग्रोव्स, यही आर्टिकल है। सबसे पहले हिस्टोरिकली मैं बता दूं कि तो प्लानिंग एंड पॉलिसी में मैनग्रोव्स को बहुत ज़्यादा निगलेक्ट किया गया था, बट अगर हम देखें मैनग्रोव्स को तो वो नेचुरल इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में काम करते हैं, जो कि न केवल कोस्ट लाइन्स को प्रोटेक्ट करते हैं, क्लाइमेट एक्सट्रीम से भी बचाते हैं, जैसे कि ड्रॉट हो गया या फिर फ्लड हो गया, दोनों कंडीशन में बचाते हैं। वेटलैंड्स का काम ही यही है। ठीक है। इसके अलावा लॉस, जो इन्वायरमेंट एंड इकोनॉमिक डैमेज हो रहा है उससे भी उनका अगर लॉस हो रहा है मैनग्रोव्स का, तो एक तरीके से वो इन्वायरमेंट और इकोनॉमिक डैमेज है, क्योंकि बहुत सारी फिशरीज जो हैं वो भी उससे सपोर्ट करते हैं और बहुत सारे प्लांट्स प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है। मैनग्रोव्स रेयरली अपीयर इन द इकोनॉमिक पॉलिसी, मतलब कहना चाहिए कि मैनग्रोव्स का बहुत ज़्यादा योगदान है, बट फिर भी उनका बहुत कम रोल रहता है पॉलिसी में उनका बहुत कम वेटेज रहता है। तो यहाँ पे ऑथर ने कहा है कि भाई वी नीड टू री इमेजिन द मैनग्रोव्स, मतलब दे आर ड्राइवर्स ऑफ, एक तरीके से कहना चाहिए कि दे आर ड्राइवर्स ऑफ सस्टेनेबल ग्रोथ एंड सिक्योरिटी। एंड मैनग्रोव कोलिशन जो है उसने 3 बेसिकली काम इन्होंने प्रपोज किए हैं। पहली चीज़ मैपिंग विद टेक्नोलॉजी, उन्होंने कहा भाई सैटेलाइट का यूज़ करो, ड्रोन का यूज़ करो, AI बेस्ड जियो स्पेशल टूल्स का यूज़ करो, ताकि एग्जैक्ट आप मैनग्रोव्स को मैप कर सकें। ठीक है ना। एंड मैनग्रोव्स जब मैप होंगे तभी जाके पॉलिसी और रिस्टोरेशन की स्ट्रेटजीज काम करेंगी। ठीक है। सबसे पहले इन्होंने इसके अलावा इकोनॉमिक इवैल्यूएशन भी किया, जैसे पिछावरम तमिलनाडु में मैनग्रोव्स हैं, उसका इवैल्यूएशन का इकोनॉमिक तो लगभग 3535 मिलियन के आसपास आ रहा है। सुंदरबन में 664 मिलियन के आसपास आया। ये कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन की बात चल रही है कि कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन सुंदरबन के मैनग्रोव्स अकेला 462 मिलियन पर रुपीज़ पर ईयर के आसपास करते हैं। तो ये देखो कितना ज़्यादा इनका इकोनॉमिक बेनिफिट है, ऐसा वैसा बेनिफिट नहीं है, बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। दूसरा इन्होंने टेक्नोलॉजी तरीका बताया कि कम्युनिटीज़ को इन्वॉल्व करो, जो कम्युनिटी लेड कंजर्वेशन है वो सबसे बेस्ट होता है, जो फिशर फोल्क कम्युनिटी होती है ना, उनको आप करो। स्पेशली अर्बन एरियाज़ में भी आप अर्बन मैनग्रोव्स को पॉल्यूशन डिग्रेडेशन से बचाने के लिए आप लोगों को इन्वॉल्व कर सकते हो। ठीक है ना। और ये सारी चीज़ें ऑथर ने कहा है। जॉइंट इको डेवलपमेंट कमिटीज़ और जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट कमिटीज़ का मॉडल आप अपनाओ। इसके अलावा सिटीजन साइंस एंड एंगेजमेंट, सिटीजन साइंस एंगेजेस डाइवर्स स्टेक होल्डर्स एंड बूस्ट इकोसिस्टम मॉनिटरिंग। तो सिटीजन साइंस एंड एंगेजमेंट एंड कम्युनिटी बेस्ड मॉनिटरिंग का आप वो करो, है ना, कि क्या भाई चेंजेस हो रहे हैं मैनग्रोव एरिया में, क्या चेंज हो रहा है, ये सारी चीज़ें। मैनग्रोव मित्राज यानी इंगेजमेंट प्लेटफॉर्म्स बनाओ मैनग्रोव मित्र टाइप के, है ना। तो ऑल दिस थिंग्स हैव बीन देयर। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दिस एडिटोरियल, समझ में आ गया होगा आपको। आगे मूव करते हैं, देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल है जिनके बारे में को डिस्कस करना है। यू कैन मूव हेड विद मी, बिल्कुल आप मेरे साथ आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ ऐसी कोई खास न्यूज़ नहीं लग रही है मुझे। ओके। अब मैंने 1-2 और भी न्यूज़ आर्टिकल लिख रखे हैं, जैसे कि जो 1 तारीख से आए थे। प्रोजेक्ट साइमन, तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यानी कि ISS ने रिसेंटली इंटीग्रेट किया है एडवांस्ड आर्टिफिशियल AI रोबोट्स को टू असिस्ट एस्ट्रोनॉट्स ड्यूरिंग एक्सटेंडेड मिशंस। तो मिशंस में एस्ट्रोनॉट्स की हेल्प करने के लिए AI रोबोट्स का यूज़ किया जा रहा है। दे हैव इंटीग्रेटेड दिस एंड इसमें एक साइमन नाम का AI पावर्ड कंपेनियन डिज़ाइन किया गया है टू ईज द क्रू वर्कलोड एंड इम्प्रूव ऑपरेशनल एफिशिएंसी। याद रखिएगा, इसमें जो एक रोबोट है उसको नाम
AI पावर्ड रोबोट जो है कंपेन, उसका नाम है साइमन, CIMON, ठीक है ना। एंड इट विल बेसिकली ईज द क्रू वर्कलोड एंड इम्प्रूव द ऑपरेशनल एफिशिएंसी। अलोंग साइड साइमन नासाज एस्ट्रोबी रोबोट्स भी बनाए गए हैं, है ना। साइमन क्या है? साइमन इज शॉर्ट फॉर क्रू इंटरैक्टिव मोबाइल कंपेनियन। AI assistant है, developed by Airbus, IBM and the German Space Agency, launched to the ISS in 2018। डेब्रीगढ़ सेंचुरी की बात करें, डेब्रीगढ़ जो है वो उड़ीसा गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है प्लान्स टू इंट्रोड्यूस टाइगर्स इनटू द डेब्रीगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन बाड़गढ़ डिस्ट्रिक्ट। तो डेब्रीगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है? उड़ीसा में है, वहाँ पे टाइगर ले आए जाएंगे। द एम इज़ टू रिवाइव द बिग कैट पॉपुलेशन इन द स्टेट। उड़ीसा में बिग कैट यानी कि जो टाइगर्स उनकी पॉपुलेशन बढ़ानी है। NTCA ने ग्रांट कर दिया है टेक्निकल परमिशन टू कन्वर्ट डेब्रीगढ़ इनटू अ टाइगर रिजर्व। ऑपरेशन शिव शक्ति न्यूज़ में था, तो शिव शक्ति इज बेसिकली इंडियन आर्मी का ऑपरेशन लॉन्च किया गया है, ऑपरेशन शिव शक्ति इन द पुंछ सेक्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, एंड दिस इज ऑल्सो टू एलिमिनेट टेररिस्ट अटेम्प्टिंग इन्फिल्ट्रेशन। तो टेररिस्ट को हटाने के लिए बेसिकली ये भी ऑपरेशन किया गया था पुंछ सेक्टर में। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दिस एनालिसिस। समझ में आ गया होगा आपको। दैट इज इट फॉर द न्यूज़ एनालिसिस। कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।